हेलो। तो आज हम क्लास 9th के लिए एक टॉपिक कवर करेंगे। जितने बच्चे अभी क्लास 8 से पास आउट होकर के 9th में आए हैं और उन्हें साइंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होंगे। सिंपल लैंग्वेज का मतलब है कि जो टफ वर्ड्स होते हैं उनको हम सिंपल मीनिंग के साथ आपको समझाएंगे, जिससे आपको वो चैप्टर्स इजीली समझ में आ जाए। करेक्ट। तो क्लास 9th में सबसे पहले मैंने चैप्टर जो लिया है आज, वो है बायो का चैप्टर, जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे आगे जाकर के अगर 11th में वो पूरी पूरी बायो स्ट्रीम चूज करेंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और ये कोई एक चैप्टर नहीं है, सेल जो अभी हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमने लिया है सेल, इट इज नॉट अ चैप्टर, इट इज कंप्लीट स्टडी। ये एक पूरी एक अलग ब्रांच है साइंस की, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या क्या चीजें इस चैप्टर में है वो हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। बस आपको इसको कंप्लीट देखना है और इसका रिवीजन करना है। चूंकि एक बायो का टॉपिक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। सेल चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको फोकस तरीके से इसको देखना है। तो आज हमारे इस क्लास में जो इस सेल टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे सेल के बारे में, फिर सेल को लेकर किन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है वो समझेंगे, फिर बेसिक अपने चैप्टर पाएंगे कि सेल एक्चुअली में क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, उसके बाद सेल के कितने टाइप्स होते हैं। देन हम लास्ट टॉपिक इसका लेंगे सेल डिवीजन। ये पूरा का पूरा जो मैंने एक आपको एक ओवरव्यू दिया है, ये कंप्लीट चैप्टर है। ओके, इसके बाहर से कहीं से कुछ पूछा नहीं जाएगा। क्लास 9 के लेवल पर मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप इसको किसी और भी जगह यूज करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड वगैरह देते हैं, तो वहां पर भी ये चैप्टर आपका काफी यूजफुल है। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले सेल पढ़ने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, करेक्ट, वो किस चीज से मिलकर के बनी है? वो छोटी से छोटी चीज जिससे हमारी पूरी की बॉडी पूरी बॉडी मिलकर के बनी है, उसी को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर में हम बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है, और उस बेसिक यूनिट को कहते क्या है? उसी बेसिक यूनिट को हम कहते हैं सेल। करेक्ट। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपका घर है या कोई भी बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग जो बनी हुई होती है वो एक्चुअली में छोटे छोटे पीसेस, जिनको हम ब्रिक्स कहते हैं, उससे मिलकर के बनती है। ओके, इतना तो आपको पता है कि कोई भी एक घर है, कोई भी एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उनको बनाने के लिए हम किनका यूज करते हैं? हम लोग ब्रिक्स का यूज करते हैं। जब ब्रिक्स कई सारे जुड़ते हैं तो क्या बनती है? एक वॉल बनती है। समझिए ध्यान इस बात को। जब कई सारे ब्रिक्स आपस में कलेक्ट होते हैं, उनको हम सीमेंट से ऐड करते चले जाते हैं, तो एक वॉल बनती है। जब कई सारी वॉल्स बन जाती हैं तो उसके बाद हमारा एक रूम तैयार होता है। करेक्ट। इसी तरह से कई रूम्स को मिला करके हमारा पूरा एक हाउस तैयार हो जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको सेल समझना है तो पहले इस छोटे से एग्जाम्पल को समझिए कि किसी भी जगह पर आप रहते हैं, कोई एक घर है, कोई बिल्डिंग है। अब अगर बिल्डिंग की बात करें तो हमें बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम किसी अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट बहुत सारे हाउसेस, बहुत सारे होम्स हो सकते हैं। करेक्ट। और एक होम में रूम्स होते हैं और एक रूम में कुछ वॉल्स होती है, और वो वॉल्स स्मॉल यूनिट, जिनको हम ब्रिक्स कहते हैं, उनसे मिलकर के बनती है। करेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो ब्रिक है, ये हमारे घर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हम फिजिकल बात करें तो हमारे घर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक है। सेम इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? वो होती है सेल। अब इस सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, क्या बताया, कितना बताया? ओके, तो चलिए सेल के बारे में सबसे पहले जो हमको बताया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, जिनको हम रॉबर्ट हुक के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया, ये एक दिन एक कॉर्क के पीस को एग्जामिन कर रहे थे। व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज अ वुडन पीस, जो आपकी ट्री होते हैं, ट्री में एक लेयर होती है स्किन की, आप कह सकते हैं कि जो उसकी स्किन जैसी लेयर होती है वो कॉर्क होती है, यानी कि जो स्टेम में आउटसाइड लेयर होती है वो कॉर्क होती है। कॉर्क के पीस को जब एग्जामिन कर रहे थे अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में,
तब इन्होंने कुछ बी हाइव जैसे स्ट्रक्चर देखे। करेक्ट। अब ये इंसिडेंट 1665 का है, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में, इन द ईयर 1665, he examined the small rooms under microscope which was constructed by him. Okay, and those small rooms were like beehives. Okay, honeycomb जैसे स्ट्रक्चर थे, और उन honeycomb जैसे स्ट्रक्चर में जो स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं, करेक्ट, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये एक बी हाइव है या हनी कॉम्ब है। इसमें जो छोटे छोटे से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ओके, मैं लास्ट कर देता हूं। इन्हीं स्मॉल रूम्स को इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था दीज आर सेल्स। करेक्ट। अब जो वुडन पीस था जिसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे, जब उन्होंने इसको एनलार्ज फॉर्म में देखा, तब वही वुडन पीस इनको कुछ ऐसा दिखाई दिया। करेक्ट। अब चूंकि ये स्मॉल रूम जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये लैटिन वर्ड है क्या? सेल्यूली। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर्स। करेक्ट, स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर्स। अब इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो एक कॉर्क पीस था वो कुछ छोटे छोटे स्मॉल रूम लाइक जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बना था, जिसको बाद में बोल दिया गया सेल। ये वर्ड आपका सेल्यूली से आया है, यानी कि एक स्मॉल रूम इज वन सेल। करेक्ट। तो ये डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने हमें सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ओके, जिनका नेम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एक और साइंटिस्ट आते हैं नेक्स्ट, इनका नेम है आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है सेल की डिस्कवरी में। करेक्ट। अब 1665 में रॉबर्ट हुक ने यह बता दिया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब उन्होंने वो चीज डेड सेल्स में देखी थी। करेक्ट, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल पीसेस से मिलकर के बनता है, जिनको हम सेल्स कहते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1673-74 के आसपास इन्होंने भी अपने ही द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया था, खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को देखा था। सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को देखा था, और जो आपके रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल्स को देखा था। बस डिफरेंस इतना था, दोनों ने ही सेम चीजें ऑब्जर्व की थी, और इनकी डिस्कवरी को आगे, इनकी डिस्कवरी और रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी को आगे कंबाइन करके तीन साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी, जो हम आपको इसी टॉपिक में आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि सेल की डिस्कवरी आखिर कैसे हुई, किसने की। अब हम आपको सेल की डेफिनेशन बताएंगे कि व्हाट इज सेल। करेक्ट। तो देखिए सेल होती क्या है, सबसे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज सेल। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल हमारी बॉडी के अंदर वो सारे फंक्शन करती है जो एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है। यानी कि लाइफ के लिए सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस जरूरी है? जैसे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? वो है न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन। इसी तरह से आपका ग्रोथ, ठीक। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन। ये हम कुछ आपको प्रोसेसेस बता रहे हैं जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन, अगर एनिमल बॉडी की बात करेंगे तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड सर्कुलेशन है तो उससे रिलेटेड आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन आपका प्लांट और एनिमल दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद आपका एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक्सक्रीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ के प्रोसेसेस हैं। ओके, ये सारी की सारी प्रोसेस एक्चुअल में सेल में होती हैं। करेक्ट। और सेल में या सेल की वजह से होने के कारण हमारी जो लाइफ है वो सेल पर कंप्लीटली डिपेंड है। अब आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कैसे हो जाता है, उसके साइज में कैसे डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन भी एक प्रोसेस है। करेक्ट, सेल डिवीजन यानी कि एक सेल से जब कई सारी सेल्स बन जाती हैं तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ जाती है, छोटे छोटे प्लांट्स बड़े बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये जितनी प्रोसेसेस हैं, दीज ऑल प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ
and these all processes are running into the cells. So what is cell? now अब डेफिनेशन समझेंगे सेल की। तो अब सेल जो आपका होगा उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तीन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें कीवर्ड्स मैं आपको बताता हूं क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए हमारी सेल क्या है एक्चुअल में, सेल सबसे छोटी है ऑर्गेनिज्म में। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर में भी सबसे छोटी है। इससे छोटा स्ट्रक्चर हमारे अंदर कोई नहीं, स्ट्रक्चर और शेप में डिफरेंस है वो हम आपको आगे बताएंगे। ओके, इसके अलावा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अभी मैंने जितनी प्रोसेसेस बताई, ओके, इन सभी प्रोसेसेस का मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं और वो सारे फंक्शन एक्चुअली में कहां पर हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं। इसका मतलब सेल है क्या एक्चुअल में? सेल हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, हमारी लाइफ की यूनिट है। तो ये 4-5 कीवर्ड्स आपको माइंड में रखने कि व्हाट इज सेल। अगर आपसे कभी कोई सेल की डेफिनेशन पूछता है तो आपको बस इतनी चीजें माइंड में रखनी है कि सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी वो यूनिट है जो स्ट्रक्चर में भी यूनिट है और जहां पर सारे के सारे हमारे फंक्शन हो रहे हैं जो एक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इधर प्लांट और एनिमल। अब आप सोचिए कि प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है। अगर हम बात करें प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए आप सबको पता है कि कौन सा ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है आपका क्लोरोफिल। ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है? क्लोरोप्लास्ट। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट। व्हाई? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ओके, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी कहां से होगी? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होगी। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल हुआ हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब ये सारी की सारी प्रोसेस सेल के अंदर चल रही है। इसका मतलब जितनी भी लाइफ के प्रोसेस है उसके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सेल। और सेल इसीलिए बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है सेल की। अब अगर सेल है तो सेल के अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। देखिए 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और भी डिस्कवरीज हुई। आगे 1831 में जाकर के रॉबर्ट ब्राउन ने फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, सेल थ्योरी दी गई। उसके बाद 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गए और एडवांस लेंसेज बन गए तो सेल ऑर्गेनेल्स की डिटेल स्टडी की जा सकी। अब सेल ऑर्गेनेल्स की जब डिटेल स्टडी की जा सकी तब हमको पता चला कि सेल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जैसे हम लोग सब लोगों को एनर्जी की जरूरत है। ओके, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, एनी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनर्जी। अब एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। करेक्ट, एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां से आती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हमें जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या उसका एक ऑब्जर्वेशन ना मिल जाए हम कैसे कह सकते हैं। करेक्ट, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी तभी की जा सकी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गए। और वो कब बने? 1940s में बने। ओके, तो ये इतना कुछ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सेल के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई और कुछ प्रोसेस मैंने बताई जो सेल के थ्रू हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, सेल के कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है सेल का, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल की, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि जो सेल है वो कुछ स्ट्रक्चर में ऐसी दिखाई दी थी, किसको? रॉबर्ट हुक को। तो ऑब्वियस सी बात है एक बाउंड्री जरूर होगी और बाउंड्री के अंदर और बाहर दो अलग अलग चीजें हैं। सेल की बाउंड्री के अंदर कुछ कंटेंट हो सकता है और बाहर तो आप जानते हैं कुछ ना कुछ होगा। अब जो एक सेल होती है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो लिविंग होती है। पहले ध्यान से समझिए इस बात को कि जो आपकी सेल है, सेल की आउटर मोस्ट लेयर of any cell is called cell membrane।
सेल मेम्ब्रेन, और इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, और प्लांट सेल में एक और लेयर इसके बाद आती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। करेक्ट, वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स का एक्सचेंज। अब सेल के अंदर क्या आ सकता है, सेल से बाहर क्या जा सकता है, ये डिसाइड कौन करता है? ये आपकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। जैसे कि किसी बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड बैठा होता है हमेशा, अब वो गार्ड क्या करता है? वो वॉच करता है, वो ये चेक करता है कि कौन से लोगों को हमें अंदर एंट्री देनी है और किन लोगों को मुझे बाहर एंट्री देनी है, वो उस चीज को मॉनिटर करता है। सेम इसी तरह से जो हमारी सेल है उसके अंदर कौन से मटेरियल जाने चाहिए, क्या जरूरी है, क्या रिड्यूस होना चाहिए सेल के अंदर से, कौन से मटेरियल्स को हमें बाहर करना चाहिए, इसको वॉच कौन करती है? इसको वॉच सेल मेम्ब्रेन करती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। अब यहां पर ये एक सेलेक्टिव अप्रोच अप्लाई करती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है? वो सेलेक्ट करके, चूज करके मटेरियल्स को एक्सचेंज होने की परमिशन देती है। तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये टर्म याद रखिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, why? Because it allows only the selected materials to exchange or to come from or inside the cell. Okay, तो selectively permeable membrane का मतलब क्या है? कि जो सेल है वो चूज करती है कि कौन से मटेरियल्स को, सेल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो चूज करती है कि कौन से सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आना चाहिए और किसको सेल के बाहर जाना चाहिए। अब जिस प्रोसेस के थ्रू ये करती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस प्रोसेस के थ्रू ये मटेरियल के एक्सचेंज करती है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप केवल चैप्टर के जो कंटेंट है उस पर फोकस करिए, क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी इस टॉपिक में क्या बताया कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल? इट इज सेल मेम्ब्रेन। व्हाई? बिकॉज इट फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ सेल। ओके, it is known as selectively permeable membrane because it allows only selected things to enter or exit from the cell. correct? तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable क्यों है? क्योंकि इसके अंदर से कुछ ही सब्सटेंस बाहर या अंदर आ सकते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू आ सकते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को हम एक छोटे से एग्जांपल से पहले समझते, पहले एक एग्जांपल आपको बताते हैं, फिर हम आगे बताएंगे कि व्हाट इज डिफ्यूजन। देखिए, अगर आप एक छोटी सी एक्टिविटी देखें, एक छोटी सी एक्टिविटी करें जिसमें हम लोग क्या करें, जिसमें हम लोग एक कंटेनर ले लें। करेक्ट, कोई भी एक कंटेनर ले लें, घर में आपके हो सकता है, कोई भी ग्लास हो सकता है, कोई भी आपकी बोल हो सकता है। इसमें हम लोग वाटर रख लेते हैं। क्या फिलअप कर लेते हैं? हम लोग वाटर फिलअप कर लेते हैं। सपोज यहां तक हमने वाटर फिलअप कर लिया। ओके, अब इस वाटर से फिल्ड कंटेनर में हम लोग क्या डाल देते हैं? कुछ पीसेस रेजिन डाल देते हैं, रेजिन्स। ओके, अब रेजिन क्या होता है भाई? ओके, रेजिन्स, हमने कुछ पीसेस रेजिन्स डाल दिए। रेजिन्स एक तरह का आपका ईटेबल मटेरियल होता है, जैसा आपने किशमिश देखी है उसी से मिलता जुलता होता है, जिसको हिंदी में मुनक्का कहते हैं। करेक्ट, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। अगर रेजिन को आप देखें तो रेजिन कैसा होता है? टेस्ट में स्वीट होता है, मीठा होता है। करेक्ट, आप इसको किशमिश से इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ही हम रेजिन को डालेंगे अपने वाटर के अंदर, कुछ देर के बाद रेजिन्स क्या होगा? थोड़ा सा स्वेलो हो जाएगा, फूल जाएगा। ओके, थोड़ा सा फूल जाएगा। वाई? देखिए होता क्या है, तो जो आपका रेजिन है, ओके, रेजिन के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का, हायर कॉन्सेंट्रेशन है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। ओके, जबकि आउटसाइड जो सराउंडिंग है वहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है।
हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, अब डिफ्यूजन में इस रेजिन में चेंज क्यों आया? होता यह है कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहां पर पानी कम है या इस कंटेंट में यहां पर भी वाटर कम है, ये जो आपका रेजिन का पीस है इसमें वाटर बहुत कम है, शुगर बहुत ज्यादा है। जिस कंटेनर में इसको रखा गया वहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करेगा, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, तब तक मूव करेगा जब तक रेजिन के अंदर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और रेजिन के बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम ना हो जाए। मतलब जैसे ही वाटर इसकी तरफ जाएगा रेजिन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये अपने शेप को चेंज करेगा। इसकी जो वॉल होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, फ्लूइड कंटेंट बढ़ेगा और ये फूल जाएगा और फूलने की वजह से इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आपकी रेजिन की जो वॉल थी, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसके थ्रू वाटर का क्या हो रहा था, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था फ्रॉम आउटसाइड रीजन इनटू द सेल और इनटू द रेजिन। तो डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहां पर एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से सब्सटेंस अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ जाता है। ओके, अब अभी तक मैंने आपको जो टर्म यूज किया है इस प्रोसेस में, वो क्या टर्म यूज किया है? डिफ्यूजन। करेक्ट। अब डिफ्यूजन क्या प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहीं पर मैं आपको एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ये कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। करेक्ट, ध्यान से सुनिएगा इस टर्म को, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ये दो टर्म्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे? डिफ्यूजन का मतलब है कि कोई भी आपका सब्सटेंस है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तरफ चलेगा। मैं एक एग्जांपल और दूंगा। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है, बट किस केस में? वाटर के केस में। ओके, तो ऑस्मोसिस भी किसी सब्सटेंस का, अब यहाँ पे तो कोई सब्सटेंस है, वो कोई सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पर जो सब्सटेंस होगा वो वाटर होगा। तो ऑस्मोसिस का मतलब है कि जो वाटर है वो जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक रीजन से दूसरे रीजन में एंटर करता है। करेक्ट, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैंने एक आपको डिफ्यूजन समझा दिया। अब ऑस्मोसिस क्या है? एक्चुअली ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और कुछ नहीं, ये केवल एक तरह का डिफ्यूजन ही है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए दूसरे रीजन में एंटर करते हैं। इस तरह के डिफ्यूजन को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। करेक्ट। तो आपको आई थिंक ये प्रोसेस इजीली समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअली फंक्शन क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट में हेल्प करती है। तो हम नेक्स्ट अपने पार्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस। ओके, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, किसी एनिमल में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन होता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसी तरह से सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है वो है न्यूक्लियस। अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में जो आपका न्यूक्लियस है वो एक टर्मिनल पर पाया जाता है, जबकि अगर प्लांट सेल की हम बात करेंगे तो प्लांट सेल में जनरली न्यूक्लियस ऑलमोस्ट इन द सेंटर, वो सेंटर रीजन में होता है। करेक्ट। तो अब न्यूक्लियस क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, किसने इसकी डिस्कवरी की है, देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ये न्यूक्लियस के बारे में स्टडी की थी रॉबर्ट ब्राउन। ओके, इन द ईयर 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ओके, क्योंकि तब तक बहुत हाईली आपके जो माइक्रोस्कोप्स थे वो इन्वेंट हो चुके थे, तो ये काम ये कर पाए थे। अब एक्चुअली में न्यूक्लियस है क्या? तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। करेक्ट, न्यूक्लियस आपका एक डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनेल होता है। इसमें दो लेयर्स होती हैं,
और इसके अंदर जो मेन सब्सटेंस होता है वो होता है क्रोमेटिन फाइबर। ओके, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर की वजह से जो क्रोमोसोम होता है वो हमारे लिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं उनको लाने का वर्क करता है बाय क्रोमोसोम्स। तो अभी जो क्रोमेटिन नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, ये इंटैंगल्ड थ्रेड के बंडल के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि आप एक थ्रेड का बंडल देखते हैं, ऊन का गोला जैसा स्ट्रक्चर, इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से जो पूरा आपका जो डीएनए है बॉडी का, ओके, ये डीएनए एक्चुअली में क्रोमोसोम के अंदर इंटैंगल रहता है और क्रोमोसोम कहीं ना कहीं क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर रहता है। करेक्ट। तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये आपका एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये आपका क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है ये कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में अलग हो जाता है जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो है उनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स कुछ आपके अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप के शो होते हैं। करेक्ट। ओके, अब ये इसकी 2 आर्म्स होती है, बहुत डिटेल में हम नहीं बताएंगे अभी आपको, इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक कवर करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्रोमेटिन नेटवर्क है जो कि किसमें कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय जितना भी आपका क्रोमेटिन नेटवर्क है वो अलग अलग नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम में डिस्टिंक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर सेल डिवीजन कंप्लीट हो पाता है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है एक्चुअली में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप क्रोमेटिड्स कहते हैं। 2 आर्म्स होते हैं इसमें, और ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं एक्चुअली में यही आगे जाकर के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डीएनए में हमें दिखाई देते हैं। ओके, डीएनए मैंने आपको बताया था डीएनए से पहले वाले क्लास में कि व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए ही एक्चुअली में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम कंबाइंडली क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। अब ये जो डीएनए है इनके कुछ डिस्टिंक्ट रीजन्स के पास किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है और उन पर्टिकुलर रीजन्स को हम कहते हैं जीन्स। करेक्ट। अब ये जो पूरा आपका जो डीएनए है, ये जो आपका ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है, इसमें आपका डीएनए होता है और प्लस इसमें प्रोटीन होती है। तो ये इन 2 चीजों से मिलके बनता है। डीएनए का फुल फॉर्म मैंने बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट। अब ये बहुत डिटेल में तो अभी आप नहीं देखेंगे, बस अभी आप इतना जाने क्लास 9 के लेवल पर कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, या जो हमारे पास जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास आते हैं पेरेंट्स से। किसके थ्रू आते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं। क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है, क्रोमोसोम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए के कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स जीन्स कहलाते हैं क्योंकि इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स पर ही किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का कोड पाया जाता है। ओके, अब ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है। करेक्ट। यहां पर ये डबल वॉल होती है और डबल वॉल में भी कुछ पोर्स होते हैं और यही पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। करेक्ट। अब न्यूक्लियस अगर आपने देखा है तो न्यूक्लियस से रिलेटेड एक और ऑर्गेनेल आपको देखना है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट। ये देखिए, सपोज ये आपका न्यूक्लियस की वॉल है। करेक्ट। क्या है, इट इज द वॉल ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो आउटर लेयर होती है न्यूक्लियस की, ये कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होने लगती है। इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक आप कह सकते हैं नेटवर्क जैसा फॉर्म कर लेते हैं। ये लेयर्स बनाती हैं, यानी कि जो आउटर वॉल होती है न्यूक्लियस की, ये कुछ पैरेलल लेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर ये जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पिक्चर लिया है, इसमें कुछ डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। करेक्ट। तो पहले तो हम इन डॉट्स का फंक्शन आपको बताएंगे और उसी के साथ साथ में हम आपको ईपीआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंप्लीट फंक्शन बताएंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट्स आप कह सकते हैं होते हैं। एक पार्ट जहां पर ये डॉट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट, इस पार्ट को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट। क्योंकि इसमें कोई डॉटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है इसलिए ये कैसा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
जबकि दूसरे पार्ट में आप कुछ डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इन डॉट्स की वजह से इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब व्हाट आर दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स? एक्चुअली दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम्स। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? देखिए, राइबोसोम का मेन फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइट्स फॉर राइबोसोम्स वर्क करती है, राइबोसोम्स को साइट देने का वर्क करती है, और राइबोसोम वहां रह करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, पल्सेस की प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन या किसी भी टाइप की जो प्रोटीन है, एक्चुअली में वो कौन फॉर्म कर रहा है? वो राइबोसोम्स बना करके हमको दे रहे। और ये राइबोसोम आपके फ्री स्टेट में भी मिल जाएंगे आपको सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पा जाते हैं, तब उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए एक चैनल का वर्क करती है, करेक्ट। ये एक सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देने के लिए वहां पर हम लोग एक लोहे का जाल बनाते हैं, करेक्ट। जैसे आपके सीलिंग में लोहे का जाल बनाते हैं, जिससे हमारी जो बिल्डिंग होती है वो थोड़ी सी पावरफुल यानी कि स्ट्रांग हो जाती है, और एक शेप भी मिल जाता है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है। तो कुछ इसी तरह का वर्क ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करती है। एक्चुअली में ये अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की आउटर वॉल होगी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट होगी, और ये कहीं ना कहीं जाकर के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में चैनल का भी वर्क कर रही है। तो कुछ सब्सटेंसेस को ये न्यूक्लियस के अंदर और कुछ सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस के बाहर भी ये ले जाने का वर्क करती है। तो ये आपकी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले अपने पार्ट पर। अब आता है आपका साइटोप्लाज्म। ओके, तो आपने दो फीचर्स देख लिए सेल के। मैंने बताया ना, अभी आप सेल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते, तो मैंने सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया, नेक्स्ट आपको मैंने न्यूक्लियस बताया, उसी के साथ साथ मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया। अब जो मेन पार्ट आपका आता है इसके बाद, वो है आपका साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए ध्यान से, ये जो पूरी सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड, इस सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से ऑर्गेनेल्स हैं, जिनकी डिटेल स्टडी अभी हम आगे करने वाले हैं। जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपेटस है, ठीक है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे छोटे छोटे से ऑर्गेनेल्स हैं। ये सारे ऑर्गेनेल्स किसी न किसी फ्लूइड के अंदर रखे हुए हैं, ठीक। अब मान लीजिए, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सबने खीर खाई होगी, खीर सबको बहुत पसंद होती है, ठीक। तो अगर खीर का एक बाउल है आपके पास, करेक्ट, और उस बाउल में आपने जो खीर बनाई है वो सपोज राइस की है, चावल की खीर है, करेक्ट। ये लिक्विड कंटेंट आपका तैयार हो गया, ये पूरी लिक्विड कंटेंट आपका तैयार हो गया। ओके, अब इस लिक्विड कंटेंट में आपने क्या डाल दिया? थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, थोड़े से मैंने क्या डाल दिए? ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, जिससे खीर थोड़ी सी टेस्टी हो गई है। इमेजिन करिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम पे थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए। अब जो हमारा खीर का जो लिक्विड पार्ट है, मिल्क प्लस राइस और हमारे ड्राई फ्रूट्स, इनको कंबाइंडली हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। हम इसको क्या कह सकते हैं? कंबाइंडली साइटोप्लाज्म। जैसे आप यहां पर सारे ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं, न्यूक्लियस की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस को मैंने छोड़ा हुआ है। न्यूक्लियस के अलावा जितने ऑर्गेनेल्स आप देख रहे हैं सेल के अंदर, एक यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, ठीक। यूकैरियोटिक सेल का मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड सेल। तो उसमें जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हुए, ठीक है, ये 2-4 मैंने सेल ऑर्गेनेल्स को सर्किल किया हुआ है। ये सेल ऑर्गेनेल्स किसी न किसी फ्लूइड के अंदर है, जस्ट लाइक ये आपको जो मैंने अभी खीर का एग्जांपल दिया। तो जो आपका सेल सैप है, अब इसमें दो टर्म और आ गए। ये जो आपका लिक्विड कंटेंट था, इसको बायो की लैंग्वेज में आप कहेंगे साइटोसॉल। क्या कहेंगे? साइटोसॉल। ये जो आपका लिक्विड पार्ट है, साइटोसॉल के साथ ये क्या क्या है? छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। जरा पहले डायग्राम इमेजिन करिएगा, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें, यानी कि हमारा लिक्विड कंटेंट जो फ्लूइड कंटेंट सेल का है और हमारे सेल ऑर्गेनेल्स को जब हम कंबाइंड कर देते हैं, तब आपका तैयार होता है
साइटोप्लाज्म। क्या तैयार होता है? साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म इज द कंप्लीट कंटेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसॉल को मिला करके जो भी सब्सटेंस तैयार होता है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, करेक्ट। साइटो मतलब सेल, तो सेल के अंदर का लिक्विड कंटेंट प्लस उसके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स। अब एक चीज इसमें छूट गई, आप कहेंगे न्यूक्लियस छूट गया। अब अगर हम अपने साइटोप्लाज्म में किसको ऐड कर दें? न्यूक्लियस को भी ऐड कर दें। न्यूक्लियस को भी अगर हम यहां पर ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा तैयार होता है एक नया टर्म जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ओके। अब साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जितने छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं और सभी फंक्शन मिला करके हमारी सारी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो पाती है। इसलिए साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइटोप्लाज्म के साथ जब हम न्यूक्लियस को भी ऐड कर देते हैं तब हमारा बनता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म ही हमारी लाइफ का बेस है। ओके, तो इस तरह से आपका ये साइटोप्लाज्म कंप्लीट हुआ। साइटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम आपको बता चुके सेल ऑर्गेनेल्स एक्चुअली में स्टार्ट हुए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की थी? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। तो ये सबसे पहले गार्नियर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1897 में इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, अल्ट्रास्ट्रक्चर वाज गिवन बाय पॉटर, क्लॉड एंड फ्लॉम in their 1945 and term endoplasmic reticulum was coined by K.R. Potter in 1953। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपके काम आ सकती है, बट मेन आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि वेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड एंड व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट आपका आता है क्लोरोप्लास्ट। अब जितनी प्लांट सेल्स होती हैं, यू नो कि प्लांट सेल्स which contain chlorophyll can do photosynthesis। आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पिछले क्लासेस में पढ़ा है, और आपको ये पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन में होती है, ऑर्गेनेल में होती है सेल के, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी आपका एक डबल वॉल्ड ऑर्गेनेल होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट। अब इसके इनर रीजन को हम जरा देखते हैं ध्यान से। इसके इनर रीजन में हमको कुछ क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, करेक्ट। इस क्वाइन जैसे एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलेक्वाइड। ये लिखा हुआ है, द सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज थाइलेक्वाइड। जो छोटा सा एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको थाइलेक्वाइड कहते हैं। जब कई सारे थाइलेक्वाइड पूरे बंडल, ये जो आपके थाइलेक्वाइड का एक सिंगल बंडल दिखाई दे रहा है, जो आपको अलग अलग बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कंबाइंडली ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ओके, तो ये कुछ टर्म्स आपको पहले तो अच्छे से रिवाइज रखने हैं कि व्हाट इज ग्रेनम, व्हाट इज थाइलेक्वाइड। ओके, तो मैंने क्या बताया, जो आपका सिंगल क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर ये क्या है? थाइलेक्वाइड है, करेक्ट। और इसका पूरा एक ग्रुप, सिंगल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। देखिए ग्रेनम लिखा हुआ ना पूरा, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, करेक्ट, ग्रेनम। और कई सारे ग्रेनम एक साथ मिलके कहलाते हैं ग्राना। द प्लूरल ऑफ ग्रेनम इज ग्राना, करेक्ट। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर समझिए ध्यान से कि जो पूरा क्लोरोप्लास्ट है वो एक डबल लेयर्ड से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ग्राना। अब ग्राना के अलावा जो बचा हुआ पार्ट, ये जो आपका यहाँ पर दिखाई देगा ना, ये जितना रीजन आपको दिखाई दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम ग्राना द रीजन इज नोन एज स्ट्रोमा। कौन सा रीजन? इट इज नोन एज स्ट्रोमा, करेक्ट। अब ये दो रीजन होंगे। अब आपको पता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में दो रीजन हैं, तो फोटोसिंथेसिस होगी। अब अभी आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन या लाइट
इंडिपेंडेंट रिएक्शन, करेक्ट। तो जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है वो आपकी ग्रेनम में होती है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में होती है। तो ये चीज आपको अलग से थोड़ी सी देखनी है या याद रखनी है। बाकी इस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस मेनली इस स्ट्रक्चर को याद रखना है और इसका फंक्शन। अब ये तो प्लास्टिड का एक पार्ट है, अगर हम इसी में प्लास्टिड्स को इंक्लूड करेंगे तो आपके जो प्लास्टिड्स होंगे वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक आपने देख लिया है क्लोरोप्लास्ट, और बाकी अदर जो प्लास्टिड्स होंगे उसमें जो 2 प्लास्टिड्स हैं व्हाट आर दे आर क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो 2 और प्लास्टिड्स होते हैं जिनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है, और एक तो आपको मैंने बता ही दिया कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा तो इस वजह से ये ग्रीन होगा, और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाता है। देखिए फोटोसिंथेसिस आप बचपन से क्लास 5 से 6 से 7 8 सब में आपने पढ़ा है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल एंड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेन कंटेंट इज फ्रॉम ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। आपको पता है रिएक्शन इसकी फोटोसिंथेसिस की, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बट जिनको अभी भी नहीं पता उनके लिए 6 CO2 plus 12 H2O gives C6 H12 O6 plus 6 O2 plus 6 H2O। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन किसकी है? दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, करेक्ट, सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में कौन सी प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और फिर ये सन की जो सोलर एनर्जी है, इससे केमिकल एनर्जी यानी कि केमिकल सब्सटेंस क्या बनता है आपका? ग्लूकोज बनता है। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ओके, एंड दिस क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर। ये आपको पता है, ये क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। बाकी जो 2 प्लास्टिड्स आप देख रहे हैं जिसमें से एक आपका क्रोमोप्लास्ट है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो आप कह सकते हैं इट इज कलरलेस और व्हाइट इन कलर, ठीक है। जितने भी आपके कलरलेस रीजन आपको दिखाई देते हैं प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल रेडिश देखी होगी, पोटेटो का इनर पार्ट देखा होगा जहां पर व्हाइटनेस होती है, जहां पर व्हाइट के अलावा कोई और कलर नहीं है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि वहां पर ल्यूकोप्लास्ट होता है। कोई और कलर आप देख रहे हैं एक्सेप्ट ग्रीन, यानी कि सपोज आपने टोमेटो देखा है, तो टोमेटो किस कलर का होता है? बेसिकली जब वो पक जाता है रेड कलर का होता है। तो रेड कलर और अदर कलर्स अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट आर और अपार्ट फ्रॉम ग्रीन इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। तो जितने पार्ट्स प्लांट के जिसमें ग्रीन कलर नहीं है, ग्रीन कलर के अलावा कोई और कलर है व्हाइट को छोड़ करके, तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे कि आपने ऑरेंज कलर देखा है, येलो कलर देख लिया है, या रेड कलर देख लिया है, पंपकिन पर्पल कलर देख लिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो होता क्या है कि जितने भी आपके रॉ फ्रूट्स होते हैं, रॉ फ्रूट्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ग्रीन कलर दूसरे कलर में कन्वर्ट होता है, कहीं पर कोई दूसरा कलर ग्रीन कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जितने आपने रॉ फ्रूट्स देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ टोमेटो की बात देखी, तो जो आपका रॉ टोमेटो है, जो कच्चा टमाटो होता है, वो जनरली ग्रीन कलर का होता है। अब बाद में यही किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका राइप टोमेटो में, ठीक है, राइप फ्रूट में आप कह सकते हैं, राइप फ्रूट में। तो जो राइप फ्रूट्स होते हैं जनरली वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके कलर्ड रीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि सपोज आपने टोमेटो देखा, ठीक है, और ये टोमेटो कैसा था? ये रॉ टोमेटो था, किस कलर में था? ये ग्रीन कलर में था। अब ये राइप हो गया है, तो जो राइप टोमेटो हो गया है वो किस कलर में कन्वर्ट हो गया है? इट इज ओ, ये आपका राइप टोमेटो कन्वर्ट हो गया है रेड कलर में।
तो होगा क्या, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है क्रोमोप्लास्ट में। तो जब कोई भी कलर चेंज आप देखते हैं तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। तो जो क्रोमोप्लास्ट होगा वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो यहां पर आपका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर। तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से कलर चेंज आपको दिखाई देता है। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से देखिए। अब ग्लूकोज बन चुका है, ठीक है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है रेस्पिरेशन। जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डूइंग रेस्पिरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनेल व्हिच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी डबल लेयर्ड एक ऑर्गेनेल है, जिसमें जो इनर लेयर आप देख रहे हो इसमें, ओके, ये जो आपकी इनर लेयर है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट होने लगती है, करेक्ट। ये आप देख पा रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसको आप क्रिस्टी कहते हैं, करेक्ट। इनर वॉल, ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है। इनर वॉल जो होती है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट होने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। बाकी इसमें आपका मैट्रिक्स होता है, जो आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। और जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच बीच में जो स्पेस बच जाता है वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। बाकी इसके पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, करेक्ट। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और रेस्पिरेशन के बाद बनता क्या है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में। अब ये एनर्जी बना रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, करेक्ट। ये टर्म आपने पढ़ा होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल मींस जैसे हमारे सिटी में बिजली पावर हाउस होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होकर के सभी जगह सभी घरों में सप्लाई की जाती है, तो सेम उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी फॉर्मेशन का काम होता है और उसके बाद ये एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाती है। तो ये आपका था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अब आपका आता है गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। ये कुछ बेसिक से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनकी डिटेलिंग आपको समझनी है, जिनके फंक्शंस आपको जानने हैं। तो ये जो आपका गोल्गी एपेरेटस है ये भी आपके कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, करेक्ट। ये आपके रॉड शेप भी हो सकते हैं, अगर आप इसको मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ये आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, करेक्ट, जिसमें पैरेलल लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, करेक्ट। बहुत डिटेल इसको नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके ये सिस्टर्नी है इसमें, करेक्ट। ये सब कुछ अभी आपको इसमें नहीं देखना है, ठीक है, ये सब भी आपके काम करेंगे। आपको बस इसका फंक्शन बेसिकली देखना है। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये सब्सटेंसेस की पैकेजिंग करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कभी कभी स्टोरेज का भी वर्क कर लेता है, ओके। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, इट इज गोल्गी एपेरेटस और गोल्गी बॉडी, करेक्ट। अभी जो गोल्गी बॉडी है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, ओके। नर्वस सिस्टम पर जब ये अपना वर्क कर रहे थे तो उस समय इन्होंने गोल्गी एपेरेटस को देखा था, और गोल्गी एपेरेटस का फंक्शन मैंने आपको अभी जस्ट बताया। नेक्स्ट अब इसमें क्या बाकी है, ओके, वैक्यूल्स, ओके। वैक्यूल्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। अगर आप सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको प्लांट और एनिमल सेल में जब डिफरेंस दिखाएंगे तब आपको सबका एक एक लोकेशन बता देंगे कि कौन सा ऑर्गेनेल कहां पर होता है एक्चुअली में, और उसमें फंक्शन क्या करता है वो। तो जैसे वैक्यूल है, अब आप देख पा रहे हैं वैक्यूल, पहले समझिए कि होती क्या है। तो वैक्यूल आर ऑल्सो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, दे आर बिग इन प्लांट सेल्स, द साइज ऑफ वैक्यूल इज मच लार्जर इन प्लांट सेल्स, मतलब प्लांट सेल्स में ये बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। एनिमल सेल में ईदर दे आर प्रेजेंट और दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, या तो ये सॉरी एब्सेंट होंगी, या तो अगर प्रेजेंट होंगी भी तो बहुत छोटे साइज में प्रेजेंट होंगी। तो एनिमल सेल में आप ये मान के चलिए कि नहीं प्रेजेंट होती है, अगर हैं तो बहुत छोटी सी होगी। मेन इनका फंक्शन कहां पर होता है,
मेन इनकी प्रेजेंस या फंक्शन हम देख पाते हैं प्लांट सेल में, जहां पर बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है, करेक्ट। तो इनके स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और जिसमें क्या फील्ड रहता है, जिसमें फ्लूइड फील्ड रहता है। ओके, फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। These are sac-like structures, okay, which are known as vacuoles. इन वैक्यूल्स में 90% वाटर फील्ड रहता है, करेक्ट, फ्लूइड फील्ड रहता है। फंक्शन क्या है, एंजाइम्स को स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को ये स्टोर करके सिक्रीट भी कर सकता है। इसके अलावा ये एनिमल सेल, मैंने आपको बता दिया, फाउंड इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में पाया जाएगा, बट प्लांट सेल में ये प्रोमिनेंट होता है, और अगर एनिमल सेल में प्रेजेंट है तो बहुत छोटा होगा, अदरवाइज इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट आपका जल्दी से नेक्स्ट आपका क्या है, अब आता है प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। अभी आपने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स देख लिए, करेक्ट, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपने देख लिए। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ ऑर्गेनेल्स केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो जितने ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो आपके यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखे हुए देखिए, करेक्ट। जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यही कॉमन है, ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, करेक्ट। जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, गोल्गी एपिटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म तो कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये पार्ट होता है सेल का, करेक्ट। अब कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो केवल और केवल एनिमल सेल में पाए जाएंगे, वो कौन से हैं, वो है आपका सेंट्रियोल, करेक्ट। सेंट्रोमियर एक ऑर्गेनेल होता है, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल होता है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। द नेम ऑफ द ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम, ओके, सेंट्रोसोम। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, इट इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, ओके। अब इसके अलावा वैक्यूल्स, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो केवल प्लांट सेल में मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था बीच में कि जब आप सेल के ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, बट सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है एक एक्स्ट्रा लेयर के फॉर्म में। तो सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, और सेल वॉल जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, बिकॉज it provides rigidity to the plant cell, it provides protection to the plant cell, it is made up of cellulose। एक आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। इसी सेलुलोज की वजह से जो आपकी प्लाज्मा सेल वॉल है ये फॉर्म होती है, यानी कि जो मेन कंटेंट है सेल वॉल का दैट इज सेलुलोज, करेक्ट। अब आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि एनिमल्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स को इजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं, बट ह्यूमन बीइंग जब तक उसको पका ना ले तब तक नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप कच्ची सब्जियां खाना शुरू कर दो तो आप बहुत दिन तक नहीं खा पाएंगे। वाई? क्योंकि उसका एक रीजन है कि प्लांट सेल को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलेज एंजाइम। ये सेल्यूलेज एंजाइम केवल आपके कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स में पाया जाता है जो ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये सेल्यूलेज एंजाइम ह्यूमन बीइंग्स में या अदर एनिमल्स में, सॉरी ह्यूमन बीइंग्स में या उन एनिमल्स में नहीं पाया जाएगा जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को नहीं खा सकते। तो अगर हमारी बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम है देन ओनली वी कैन डाइजेस्ट रॉ ग्रीन प्लांट्स, अदरवाइज वी कैन नॉट डाइजेस्ट रॉ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। सेल्यूलोज और सेल्यूलेज मिलते जुलती चीजें। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ओके, तो मैंने आपको बताया कुछ डिफरेंस कि कौन से ऑर्गेनेल केवल प्लांट सेल में पाए जाएंगे। यानी कि जब आप डिफरेंस लिखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में तो आपको ये बताना है कि विच ऑर्गेनेल्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड विच ऑर्गेनेल्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, करेक्ट। तो जैसे कि आपने क्लोरोप्लास्ट लिख देंगे, क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन ओनली इन प्लांट सेल्स या एब्सेंट इन एनिमल सेल। इस तरह से सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। और you can write also like this कि cell wall is the outermost covering of plant cell
and cell membrane is the outermost covering of animal cell. इस तरह से vacuoles are smaller in size in animal cell and they are larger in size in plant cells. और आप ऐसे लिख सकते हैं कि if vacuoles are found in animal cells they are very small in size and otherwise they are absent. करेक्ट. तो अगर वैक्यूल्स पाई जाएंगी प्लांट सेल में तो वो बड़ी बड़ी साइज में होंगी, प्रोमिनेंट होगी, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगी, बट अगर प्रेजेंट है तो दे आर स्मॉलर इन साइज. इसके अलावा नेक्स्ट ऑर्गेनेल है आपका लाइसोसोम. जो लाइसोसोम है ये भी आपका केवल एनिमल सेल में पाया जाता है. लाइसोसोम को आप अलग से देखिए, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनेल है. ठीक है. जो लाइसोसोम होता है आपका लाइसोसोम, करेक्ट, इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं. क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बिकॉज इट सिक्रीट्स एंजाइम्स. ये क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम्स. एंजाइम क्या फंक्शन करते हैं? डाइजेशन का. तो डाइजेशन कहां होगा? डाइजेशन प्लांट पे तो हो नहीं सकता है, बिकॉज प्लांट डज नॉट ईट. तो डाइजेशन किसमें होगा? डाइजेशन एनिमल सेल में होगा. इसलिए केवल और केवल लाइसोसोम्स एनिमल सेल में पाए जाएंगे. अब कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम अंदर, अब लाइसोसोम सेल के अंदर पाया जा रहा है, करेक्ट, सपोज ये लाइसोसोम है. अगर लाइसोसोम अपने अंदर के सारे एंजाइम्स को कभी कभी निकाल देता है, रिलीज कर देता है. और एंजाइम का क्या फंक्शन है? कि किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देता है. डाइजेस्ट करने का मतलब है डिसइंटीग्रेट कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, कुछ भी आप समझ लीजिए. ठीक है. तो जब लाइसोसोम अपने अंदर से सारे के सारे एंजाइम या बहुत सारे एंजाइम रिलीज कर देता है तो पूरी की पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाती है. और पूरी की पूरी सेल डाइजेस्ट होने का मतलब पूरी की पूरी सेल डाई हो गई, इट इज डेड. अब इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से, यानी कि कंप्लीट सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं. कभी कभी इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल यानी कि सेल की कब्रगाह, यानी कि सेल जहां मर जाती है. तो मरती हमेशा नहीं है, तभी मरेगी, या तभी लाइसोसोम को आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कंसीडर कर सकते हैं, जिस कंडीशन में अपने बॉडी के सारे एंजाइम्स को निकाल के अपने अंदर के सारे एंजाइम्स रिलीज कर देता है सेल के ऊपर और सेल डाइजेस्ट हो जाती है. करेक्ट. नेक्स्ट आपका आता है सेल डिवीजन. अभी आपका लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड, जो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है, तो समराइज करने की कोशिश की है. उसमें आपका लास्ट टॉपिक आपका बचता है सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन का मतलब पहले आप जान लीजिए. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी सेल है वो लाइफ की यूनिट क्यों है? क्योंकि लाइफ की जितनी प्रोसेस हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है. और लाइफ स्टार्ट कहां से होती है? लाइफ स्टार्ट एक सेल से ही होती है. करेक्ट. अब सपोज आप इमेजिन करिए कि एक छोटा सा बेबी प्लांट है. करेक्ट. अब ये बेबी प्लांट कहां से आएगा? बेबी प्लांट आएगा सीड से. कहां से आएगा? सीड से. और सीड कहां से आएंगे? सीड आएंगे दो तरह के गैमेट्स से. जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, यहां से आएंगे. ओके. मेल एंड फीमेल गैमेट, ध्यान से सुनिएगा. ठीक. ये हम थोड़ा सा आपको पहले आगे की चीज बता रहे हैं. जब कोई भी न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिज्म आता है इस लाइफ अर्थ पर, तो वो अपने अपने पेरेंट्स के थ्रू आता है. करेक्ट. अब ये जो पेरेंट्स के थ्रू आता है तो किसी ना किसी सेल के कंबाइंड होने की वजह से आता है. अब ये सेल कौन सी होती हैं? इनको हम कहते हैं गैमेट्स. करेक्ट. अब जो गैमेट्स आपके आ रहे हैं ये ड्यू टू सेल डिवीजन ही आ रहे हैं. देखिए कैसे. अब थोड़ा सा मैंने आपको अभी आगे की बात बता दी, जिसको हम आगे कनेक्ट करेंगे. देखिए अब बेसिक अपने टॉपिक पर आते हैं वापस, सेल डिवीजन पर. सेल डिवीजन पर अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं इसी से, सेल डिवीजन. ठीक है. तो देखो सेल डिवीजन का क्या मतलब है कि एक कोई छोटी सी सेल है. करेक्ट. जब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सिंपल जैसे बाइनरी फिशन होता है उसी टाइप से. अभी आप ऐसा समझिए कि जब कोई छोटी सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और एक प्रोसेस के थ्रू वो दो छोटे या दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो गई, इस सिंपल से प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन. करेक्ट. अब सेल डिवीजन भी दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस.
ठीक, ये दो टाइप के आपके सेल डिवीजन होते हैं। जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो एक सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है, करेक्ट, क्रोमोसोम नंबर हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने 2n लिखा है वो किसके लिए लिखा है, वो यहाँ पर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स के लिए लिखा है। यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम होंगे उनका नंबर क्या होगा, सपोज 2n है। जैसे हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम 23 पेयर्स के फॉर्म में बताते हैं, यानी कि 2 into 23 becomes 45, तो आपका 2n है। तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 46 है, तो उसको हम पेयर के फॉर्म में 2n लिख रहे हैं। जब एक सेल इस तरह से डिवाइड हो कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज ना हो, यानी कि जो न्यू सेल्स बने वो अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। ओके, क्रोमोसोम का नंबर 2n है और यहां पर भी 2n है। जब क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। ओके, यानी कि जब एक सेल डिवाइड हो और क्रोमोसोम का नंबर एग्जैक्टली सेम रहे तो हम कहते हैं उसको माइटोसिस। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये एक छोटी सी सेल थी, यहाँ पर एक क्रोमोसोम था, अब ये सबसे पहले सॉरी न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस आपको डिवाइड होना शुरू होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, अब ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस चल रही है, ये क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्रोमोसोम्स बनने के बाद एक प्रोसेस होती है जहां पर ये अपने अपने पेयर्स में अलग हो जाएंगे, यानी कि जो एक क्रोमोसोम होगा ये अपने अपने पेयर्स को तोड़ देगा, यानी कि ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। एक लंबी प्रोसेस है, पूरी सेल डिवीजन की एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर की क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड होंगे। ये आपका न्यूक्लियस सेल के अंदर ही दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। क्रोमोसोम नंबर पहले तो हाफ हो जाएंगे, उसके बाद ये अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब यहां पर एक 2n वाला न्यूक्लियस बन गया, यहां पर एक 2n वाला न्यूक्लियस बन गया। अब ये बीचों बीच से जो आपकी सेल है, यहां पर एक सेल प्लेट बनेगी और ये एक 2n वाली सेल यहां से अलग हो जाएगी, यहां से एक 2n वाली सेल बीच से ब्रेक होकर अलग हो गई। इसका मतलब यहां पर जो न्यूक्लियस बना वो भी आपका क्रोमोसोम नंबर उसमें भी 2n फॉर्म है, 2n टाइप है। यहां पर जो न्यूक्लियस बना यहां पर भी आपका जो क्रोमोसोम्स है वो 2n टाइप है। इसका मतलब माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है, और ऐसा सेल डिवीजन केवल आपकी नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है, ठीक। और इस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात हो रही, बॉडी सेल्स भी दो तरह की होंगी, एक मैंने अभी आपको बताया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, गैमीट्स। एक आपकी सेल्स होती है गैमीट्स, जिससे बेबी फॉर्म होता है, चाहे प्लांट बेबी चाहे एनिमल बेबी। और दूसरी हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स होती है, जैसे हमारी आइस की सेल्स होगी, हैंड की सेल्स होगी, मसल सेल्स होगी, कोई भी सेल हो सकती है, ठीक है। वहां पर जब सेल डिवीजन होता है तो माइटोसिस टाइप का होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेल से, एक ये सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर 2n। जब यहां से डिवीजन होगा तो यहां से दो डिफरेंट सेल्स बनेगी जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ओके। और ये साइज में भी छोटी है, यहां पर एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे, जो आप ऐसे कहते हैं ना जैसे फोटोकॉपी होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल फोटोकॉपी टाइप होगा। जबकि मियोसिस में क्या होगा, यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, ओके। अब पहले ये दो सेल्स बन गई डॉटर सेल्स, अब इन डॉटर सेल्स का यहां पर फिर से माइटोसिस हो जाएगा, यानी कि ये अपने अंदर से फिर से एग्जैक्टली एक और सेल बना लेंगे। यानी कि एक सेल से यहां पर कितनी फॉर्म हो रही है, 4 सेल्स फॉर्म हो रही हैं। जबकि माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल्स फॉर्म हो रही थी, ये आप देख पा रहे हैं, 2 सेल्स फॉर्म हो रही है। यानी कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, ओके, 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। अब ये कहां हो रहा है माइटोसिस, सॉरी मियोसिस, ये आपका होता है स्पर्म्स एंड ओवम्स में। तो जो आपकी स्पर्म सेल्स होती हैं और ओवम सेल्स होती हैं, जिनको मेल और फीमेल गैमेट्स कहते हैं,
वो एक्चुअली में नंबर में हाफ हो जाते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, अब आप यहाँ पर वापस आइए तो समझिए, सपोज ये आपकी एक स्पर्म सेल होगी, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हाफ है। ये आपकी सपोज मदर की ओवम सेल है, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हाफ है। जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों फर्टिलाइज होते हैं, तब क्या हो जाता है, तब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक डिप्लॉइड सेल फिर से बन जाती है। अब यहां से बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको आगे का रिव्यू दिया था कि आप थोड़ा सा इस टॉपिक को समझे तो डिटेल में समझे। सेल डिवीजन का मतलब तो सिर्फ इतना है कि एक सेल जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और आगे और पार्ट्स में डिवाइड होती जाए तो उसको हम सिंपली सेल डिवीजन कहते हैं। लेकिन सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, वो दो टाइप का है, माइटोसिस, मियोसिस। दोनों की मैंने आपको डिटेलिंग शॉर्ट में बता दी है। अब आप इसका रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, बाकी इसमें और मैंने कुछ नहीं लिया। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज और जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।